सो हे गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बूट स्टेप के बारे में बात की थी और बूट स्टेप में हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हुए, जहाँ पे हमने रिस्पॉन्सिव बनाना भी सीखा और मतलब किस तरह से वहाँ पे कंपोनेंट का यूज किया जाता है और किस तरह से अलग-अलग मतलब स्क्रीन पे वेबसाइट हमें डेवलप करना होता है। सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था विद द एग्जाम्पल। जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है वो आपका लास्ट यूनिट है, जिसका नाम है XML एंड JSON, और जो कि हमारे यूनिट 7 है। और यहाँ से हम लोग मतलब कि आपसे आपकी इस प्लेलिस्ट की समाप्ति हो जाएगी, मतलब IWT यहाँ से फिनिश हो जाएगा आपका। और बहुत ही अच्छी जर्नी रही, यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे से सारे पॉइंट समझे, सारे यूनिट को विद एग्जांपल भी सॉल्व किया और वहाँ पे थ्योरी भी समझी। और मोस्टली मैं आपको बता दूं कि इस प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी पॉइंट है मैंने आपको डिस्कस किया आपके साथ, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्लेलिस्ट को आप लोग कंप्लीट करते हैं बहुत ही आसानी वे में, मतलब सिंपल तरह से नोट्स भी बनाते हैं और सब चीज़ कोड करके भी देखते हैं, तो आगे जो आपका जो होने वाला है, मतलब आगे के जो सब्जेक्ट हैं, मतलब जब भी आप इसका IWT का आगे यूज करेंगे फ्यूचर में, मतलब कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से यूज़ करने वाले हैं जॉब में या फिर प्रिपरेशन में, तो बहुत हेल्प मिलेगी इसकी इससे, अगर इस प्लेलिस्ट को आपने सही तरीके से फॉलो किया है तो, है ना। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मतलब सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन है यहीं पे फंस जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें से। अगर आपने प्लेलिस्ट अच्छे से फॉलो की है तो यहाँ पे एग्जाम के लिए भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और मैंने साथ में सारी थ्योरी भी आप लोगों को दी है। तो यहाँ पे जो आज हम बात करने वाले हैं वो आपकी यूनिट 7 है, जिसका नाम है XML एंड JSON। और यहाँ पे पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो आपके एग्जाम में इसका कोड नहीं पूछा जाएगा नॉर्मली। इसका कोड मोस्टली बहुत कम ही आप लोग यूज करेंगे आगे फ्यूचर में भी, लेकिन यहाँ पे जो थ्योरी है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे इस लेक्चर पे हम लोग थ्योरी के बेस पे काम करने वाले हैं। थ्योरी आप एक एक करके सारे सब्जेक्ट समझेंगे। पहले हम XML के बारे में, देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उस पर हम JSON के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एक एक करके सारे पॉइंट समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग XML के बारे में समझते हैं कि रियल में इसका मतलब क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है। तो XML एक क्या होता है, मार्कअप लैंग्वेज है। जैसे कि HTML हमारा मार्कअप लैंग्वेज थी, सेम वैसे ही हमारा जो है XML भी एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसका पूरा नाम एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, XML का फुल फॉर्म इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML को 1990 के दशक में, 1990 के दशक में W3C, इसका मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, और सी का यहाँ पे क्या मतलब होता है, कंसोर्टियम ने विकसित किया था। तो मतलब ये वर्ल्ड वाइड वेब वैसे भी आप लोग समझे होंगे, www जो यहाँ पे पाथ देखते होंगे किसी वेबसाइट का, www वहाँ पे लिखा रहता है, तो उसका जो फुल फॉर्म होता है W वर्ल्ड वाइड वेब, तो यहाँ पे वही यहाँ पे W3 का यूज किया गया है। XML डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। XML क्या होता है, डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है फिर ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज किया जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं डेटाबेस से रिलेटेड है। तो आगे हम डेटाबेस भी इसमें देखेंगे कि कहीं कहीं जो XML हमारा एक तरह से डेटाबेस की तरह भी वर्क करेगा। तो यह एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, मतलब सेंस करना। यहाँ पे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का मतलब अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल मैंने आपको बताया था ना कि जब भी वेरिएबल आप डिफाइन करेंगे जावास्क्रिप्ट में, तो वहाँ पे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का अलग अलग तरह से यूज माना जाता है, मतलब केस सेंसिटिव। तो सेम ऐसे यहाँ पे केस सेंसिटिव मतलब ये हमारी XML लैंग्वेज भी क्या है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। XML के द्वारा हम किसी भी तरह के डेटा को स्टोर कर सकते हैं और एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर डेटा को बहुत ही आसानी से ट्रांसफर भी किया जा सकता है, या फिर इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल से कुछ पॉइंट है XML के बारे में। यहाँ से एक तरह से ऐसे भी समझे कि XML का डेफिनेशन क्या है, तो इन पॉइंट से आप रिलेट कर सकते हैं, इन पॉइंट को भी अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो ये पूरा पूरा हमारा थ्योरी बेस पे ही होने वाला है। तो XML क्या है, हमारा एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसका पूरा नाम होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML को 1990 के दशक में W3C ने विकसित किया था, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है। और XML डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यह क्या है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, सिंपल है। और XML के द्वारा हम किसी भी तरह के डेटा को स्टोर कर सकते हैं और एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में डेटा को बहुत ही आसानी से ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ये किसके क्या है, कुछ पॉइंट है। अब यहाँ पे हम XML को डेटाबेस के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बता दिया गया ना, जो XML हमारा डेटाबेस की तरह भी इसका यूज कर सकते हैं। अब जो भी लैंग्वेज है अगर वो डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर यूज की जाती है तो एक तरह से डेटाबेस की तरह ही यूज में ली जाएगी फिर। तो XML टैग से पहले डिफाइन नहीं होते, हमें इन्हें खुद ही डिफाइन करना पड़ता है।
मतलब जो XML के टैग हैं वो पहले से डिफाइन नहीं होते, हमें इन्हें खुद ही मतलब ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, मतलब डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि जो HTML था वहाँ पे देखेंगे हेडिंग के लिए H1, H2, H3, H4 इस तरह से डिफाइन किए गए थे टैग। जैसे पैराग्राफ के लिए P हो गया, इटैलिक के लिए I हो गया, मतलब अलग अलग काम के लिए, फॉर्म के लिए फॉर्म हो गया, टेबल, जितनी भी सारी चीज़ें हैं इनसे पहले से इन टैग का कुछ अपना मतलब था। लेकिन यहाँ पे जो XML है ये टैग्स पहले से कोई डिफाइन नहीं रहते, हमें इन्हें खुद ही डिफाइन करना पड़ता है। अब इसका जब हम एग्जांपल समझेंगे तो वहाँ पे आप लोग रिलेट कर पाएंगे किस तरह से इसे डिफाइन किया जाता है। XML HTML को रिप्लेस नहीं करते। अब यहाँ पे अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो HTML है और XML है मिलता जुलता दोनों का नाम है, तो यहाँ पे इस तरह से कन्फ्यूज नहीं होना है कि HTML के बाद अगर XML आया है तो इसे रिप्लेस कर देगी, क्योंकि अगर इसके टैग खुद से डिफाइन करने पड़ रहे हैं तो XML HTML को रिप्लेस नहीं कर सकती। XML जो है वह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। क्या है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? इसका मतलब क्या है, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट नहीं है। और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट मतलब किसी भी लैंग्वेज के साथ यूज भी की जा सकती है, इसका मतलब ये है। तो XML जो है वह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है, ये किसी भी डिवाइस में रन हो सकती है और इसका इस्तेमाल किसी भी लैंग्वेज के साथ किया जा सकता है। ठीक है। और क्या है इसमें, XML और HTML को कंबाइन करके इस्तेमाल किया जा सकता है। XML और HTML के कंबाइंड वर्जन को XHTML कहते हैं। मतलब अगर आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि XHTML किसे बोला जाता है, तो आपको तुरंत बता देना है कि XML और HTML के कंबाइंड वर्जन को क्या बोल देते हैं, XHTML बोल दिया जाता है। अक्सर आपके पॉइंट में मतलब जो टिप्पणी लिखने के लिए आपके एग्जाम में आती है ना, तो यहाँ पे 2-2 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पे पूछ लिया जाता है कि XHTML क्या होता है, तो सिंपल ये वाला पॉइंट आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल है। तो ये XML के बारे में कुछ पॉइंट थे इंपॉर्टेंट, तो इन्हें आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं और मतलब इनके बारे में समझ सकते हैं कि XML रियल में है क्या, और अपने एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। अब यहाँ पे XML को विकसित क्यों किया गया, मतलब ऐसे क्या इसकी नीड पड़ गई थी कि XML के लैंग्वेज को बनाया गया, तो यहाँ पे इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि XML एक बहुत ही पॉपुलर और बड़ी लैंग्वेज है। क्या ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बड़ी लैंग्वेज है। HTML में 100 से भी ज़्यादा टैग्स हैं। जो हमारे HTML है उसमें 1 से अधिक टैग्स भी हैं, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि 100 से भी ज़्यादा टैग है। इन सभी टैगों को याद रखना और इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही HTML का प्रेजेंटेशन ब्राउजर के अनुसार चेंज हो जाता है। मतलब ऐसा होता है ना कि अलग अलग ब्राउजर पे कभी आउटपुट शो होता है, उसका कभी किसी टैग का कोई ब्राउजर सपोर्ट करता है, कभी नहीं सपोर्ट करता। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि साथ में HTML का प्रेजेंटेशन ब्राउजर के अनुसार चेंज हो जाता है। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट इसमें क्या है, HTML में एक प्रॉब्लम ये है कि कई बार आपके डॉक्यूमेंट में ओरिजिनल कंटेंट से ज़्यादा टैग हो जाते हैं। तो जब कोई डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि उसमें टैग की संख्या ज़्यादा हो जाती है हमारे कंटेंट से भी। मान लो पैराग्राफ कुछ पॉइंट वाइज 2 ही पॉइंट में हो रहे हैं, लेकिन उसमें टैग हम एक से अधिक ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूज कर लिए हैं। तो इन सब की प्रॉब्लम देखनी पड़ रही थी हमारी HTML के अंदर। इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए XML को विकसित किया गया, डेवलप किया गया। तो मतलब ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो HTML के अंदर थी, तो इसे मतलब कि डेवलप करने के लिए, इन सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए XML लैंग्वेज का विकास किया गया, मतलब डेवलप किया गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि XML HTML को रिप्लेस करती है, और आगे भविष्य में भी ऐसा होना संभव नहीं है। मतलब ऐसा कभी आपको सोचना नहीं है कि जब अगर XML आ गया है तो जो हमारा HTML है उसका महत्व खत्म हो जाएगा, या फिर HTML पूरी तरह से बंद हो जाएगी वेबसाइट डिजाइन करने के लिए। तो ऐसा कभी फ्यूचर में भी नहीं होगा, और ये भी नहीं है कि XML HTML को रिप्लेस कर रही हो। ठीक है। तो ये इन सभी रीजन के कारण XML को डेवलप किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे अगर एडवांटेज की अगर बात करें कि XML के एडवांटेज क्या हैं, तो इसके द्वारा हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रकार के डेटा को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम डेटा को शेयर कर सकते हैं। इसके द्वारा डेटा के डिस्क्रिप्शन को टेक्स्ट फॉर्मेट में दिया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट है जो बहुत ही इजी फॉर्म में आप लोगों से समझ सकते हैं, रीड करके भी अपने से भी। तो मैंने वही सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो XML के फॉर्मेट को मनुष्य के साथ साथ कंप्यूटर भी रीड कर सकता है। XML में डेटा को ट्री के स्ट्रक्चर में हैंडल किया जा सकता है। इसके कारण इसकी स्पीड बहुत ही तेज होती है। तो ये कुछ ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा हम और भी क्या कुछ काम कर सकते हैं कि इसके द्वारा हम डेटा को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और दोबारा से यूज भी कर सकते हैं। मतलब जो भी डेटा है उससे पहले तो स्टोर कर लो, फिर दोबारा से उसे रीयूज, मतलब उसको दोबारा से भी यूज कर सकते हैं। इसके द्वारा, किसके द्वारा, XML के द्वारा। XML डेटा को मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। इसका इस्तेमाल दूसरी लैंग्वेज को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि XHTML, WSDL, WEF, RDF और SMIL आदि। तो इस तरह से बहुत सारी जो लैंग्वेज हैं इनका भी आप लोग नाम नहीं सुनेंगे, पता नहीं फ्यूचर में कब सुनेंगे।
तो ये सारे इनके साथ ही XML का यूज किया जाता है। तो इसके कुछ एडवांटेज हैं। अब एडवांटेज आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, जो यहाँ पे इसके पॉइंट थे XML क्या है, तो यही सारे इसके जो यहाँ पे जब डेवलप किया गया था इसे छोड़ के बाकी सारी चीज़ इसके एडवांटेज में भी आप लोग लिख सकते हैं। तो लगभग वही मिलते जुलते यहाँ पे एडवांटेज है। अब किसी भी लैंग्वेज के या फिर अदर जो भी चीज़ है उसके अगर एडवांटेज हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं अपने। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो यह बाइनरी डेटा जैसे कि इमेज को स्टोर करने में सक्षम नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो जो इमेज है उन्हें स्टोर करने में थोड़ा सक्षम नहीं है। XML का सिंटैक्स बहुत ज़्यादा वर्बस और रिडंडेंट मतलब अनावश्यक है, यानी बहुत ही एक्सप्लेनेटरी, मतलब ऐसा कुछ मतलब कि बहुत ज़्यादा कंटेंट इसमें आ जाता है, तो मतलब अनावश्यक चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज माना जाता है। ये किसी भी तरह के डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करती है, जैसे कि इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, तो जितने भी डेटा टाइप है उनका ये सपोर्ट भी नहीं करती है। यह एरे को सपोर्ट नहीं करती है। इसमें डॉक्यूमेंट को हियरार्किकल रिप्रेजेंटेशन लिमिटेड होता है, मतलब इसका जो हियरार्किकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, लिमिटेड होता है। अब हियरार्किकल का मतलब क्या होता है? हियरार्किकल का मतलब जैसे कि ट्री का फॉर्म होता है, मतलब एक पॉइंट है उसे दो पार्ट में डिवाइड हो गया, फिर वो जो दो पॉइंट है वो भी दो दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, कुछ इस तरह से ट्री का जो फॉर्म होता है। आप लोग डेटा स्ट्रक्चर में ट्री पढ़े होंगे, है ना, तो रिलेट कर पाएंगे। इसमें नेम स्केप का इस्तेमाल करना थोड़ा कठिन होता है। XML का कोई एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं है, तो प्रोसेसिंग के लिए XML को HTML पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें डॉक्यूमेंट को सेटअप करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो सारे इसके क्या है डिसएडवांटेज। आप यहाँ पे मुश्किल से 5 पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और डिसएडवांटेज में अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो वहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो XML के बारे में आपसे पूछा जाएगा, XML क्या है, क्यों इसे बनाया गया, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताइए। तो ऐसा कर ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सिंपली कुछ इस तरह से आपको डिफाइन कर देना है, ठीक है। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, XML के बारे में एप्लीकेशन भी है। तो इस एप्लीकेशन की अगर बात करें तो हमें पहला पॉइंट जो है, बड़ी वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए XML को यूज किया जाता है। कौन सी बड़ी वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए? कंपनियों के बीच में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करने के लिए XML का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे क्या इसके एप्लीकेशन है। डेटाबेस को लोड और अनलोड करने के लिए भी XML का प्रयोग किया जाता है। XML को स्टाइल शीट के साथ मर्ज किया जा सकता है। किसी भी तरह के डेटा को XML डॉक्यूमेंट के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये लगभग वही सारे पॉइंट हैं, एक तरह से देखेंगे जो हमने XML के बारे में जब पढ़ा तो वहाँ पे सारे पॉइंट थे, तो वहीं से कहीं ना कहीं वहीं से बने हुए सारे सारे पॉइंट। तो इसका क्या है, एप्लीकेशन है। तो अगर आपसे एप्लीकेशन भी पूछा जाता है तो एप्लीकेशन के बारे में डिफाइन करेंगे। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं आपके XML और JSON चैप्टर से, लास्ट यूनिट से, मतलब एक टिप्पणियों के फॉर्म में, और लगभग हमें मतलब क्वेश्चन वो छोड़ने भी पड़ जाते हैं कभी कभी अगर जानकारी नहीं है। तो यहाँ से आप लोगों ने बहुत ही आसानी से, पूरे चैप्टर इसलिए मैंने थ्योरी के फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, कि यहाँ से आप लोग थ्योरी आराम से पढ़ सकें और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, ठीक है। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आप अपने एग्जाम में भी ये एग्जांपल लिख सकते हैं। देखिए कुछ यहाँ पे से पहला टैग है, जैसे कि PHP में आप लोग टैग आगे करके फ्यूचर में PHP पढ़ेंगे फिर, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क से ऐसे टैग स्टार्ट होता है PHP लैंग्वेज में भी, और यहाँ पे उसका कुछ वर्जन है, ये सब इसका कुछ वर्जन और एनकोडिंग के सारे कुछ यहाँ पे बताया गया। फिर यहाँ पे देखिए एक नोट टैग है, मतलब ऐसे सारे टैग के नाम है जो खुद से ही क्रिएट किए गए हैं। नोट टैग है, फिर नोट को लास्ट में क्लोज किया गया। इसके अंदर क्या है, टू नाम का टैग बनाया गया। फिर यहाँ पे एक नाम रखा गया युगल, फ्रॉम पंकज, हेडिंग हेलो, और बॉडी टैग के अंदर क्या रखा है, हाउ आर यू। तो इस तरह से देखिए ये सारे टैग क्या हैं, ये अपने से बनाया गया टैग है, पहले से कोई डिफाइन नहीं है कुछ इस तरह से। तो ये XML का एक सिंपल सा प्रोग्राम है। इससे आप लोग एक एग्जाम्पल के फॉर्म में, जब भी आपको XML के बारे में पूछा जाएगा तो वहाँ पे एक एग्जाम्पल के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है इस यूनिट का, वो है HTML और XML में क्या डिफरेंस है। बहुत ही माना जाना क्वेश्चन एग्जामिनर का, और आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है अक्सर 5 मार्क्स के अंदर। तो इसे जरूर पढ़ के जाना अपने एग्जाम में, और कुछ थोड़ा सा छोड़ भी देना, लेकिन इसे जरूर पढ़ के जाना, ये मिल ही जाएगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो HTML हमारी क्या है, यह एक मार्कअप लैंग्वेज है, और XML क्या है, यह एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो कि दूसरे मार्कअप लैंग्वेज को डिफाइन करता है। और HTML क्या है हमारा, यह केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, लेकिन XML क्या है, यह केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। दोनों के बारे में कुछ इस तरह से डिफरेंस है यहाँ पे। यह स्टैटिक है और XML क्या है, डायनेमिक। HTML ये छोटे एरर को इग्नोर कर सकता है, और XML क्या है, छोटे एरर को इग्नोर नहीं करता है। और HTML क्या है, HTML टैग पहले से डिफाइन होते हैं, और XML क्या है, HTML टैग यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है। तो ये मोस्टली अगर देखेंगे तो 5 पॉइंट भी बहुत ज्यादा है, मोर देन एनफ है। लेकिन अब यहाँ पे और भी बहुत सारे डिफरेंस है, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं कि इसमें व्हाइट स्पेस संरक्षित मतलब प्री रिजर्व्ड नहीं होते हैं, इसमें व्हाइट स्पेस रिजर्व्ड होते हैं। इसका प्रयोग डेटा को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है HTML का, और XML का क्या है, इसका प्रयोग डेटा को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। HTML में क्या होता है, इसमें क्लोजिंग टैग आवश्यक नहीं होते हैं, मतलब लगा भी सकते हैं आप लोग, नहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन जो XML है
इसमें क्लोजिंग टैग आवश्यक है, मतलब इसमें क्लोजिंग टैग आपको लगाना कंपलसरी है। और इसमें HTML के अंदर क्या है, यह एक प्रेजेंटेशन लैंग्वेज है। कौन सी प्रेजेंटेशन, मतलब कुछ ना कुछ प्रेजेंट करती है। और यहाँ पे XML क्या है, यह ना तो प्रेजेंटेशन लैंग्वेज है और ना ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये कुछ यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। आप लोग ने एक बार रीड करिए, समझिए और अपने नोट्स में नोट करिए। अब यहाँ पे नेम स्पेस जो यहाँ पे वर्ड आ रहा था बार बार कि जो यहाँ पे नेम स्पेस कहा गया पीछे है शायद, तो नेम स्पेस जो नाम आ रहा था उसका मतलब हम समझ लेते हैं कि नेम स्पेस का मतलब क्या है। XML नेम स्पेस नामों का एक नामित संग्रह है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, मतलब इसे शॉर्ट में बोल दिया जाता है URI। क्या URI? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर को नेम स्पेस असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। एक नेम स्पेस अनाउंसमेंट उस तत्व पर लागू होती है जिसमें इसे अनाउंस्ड किया जाता है। तो यहाँ पे ये पूरा नेम स्पेस का छोटा सा पॉइंट है, तो इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे नेम स्पेस बहुत ज़्यादा यूज हो रहा था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये सारे पॉइंट बता दिए। अब नेम स्पेस को दो तरीके से अनाउंस किया जाता है, मतलब आपके सामने रखा जाएगा दो तरीके से। कौन से? पहला डिफॉल्ट डिक्लेरेशन और दूसरा क्या है, एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। तो यहाँ का अगर आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है कि नेम स्पेस का मतलब क्या है, तो कुछ इस तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं और कितने टाइप में डिफाइन किया गया है उसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट आ जाता है पार्सर। पार्सर का मतलब क्या है? XML पार्सर एक लाइब्रेरीज है। लाइब्रेरी मतलब जैसे कि हमने जावास्क्रिप्ट के जो लाइब्रेरी पढ़ी थी ना, jQuery, सेम ऐसे ही। तो यहाँ पे क्या है, पार्सर क्या है? XML पार्सर की एक पार्सर, XML पार्सर एक लाइब्रेरी है। इनको XML दस्तावेज मतलब स्कीमा की जांच करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक पार्सर प्रोग्राम का एक टुकड़ा होता है जो कुछ डेटा के फिजिकल रिप्रेजेंटेशन को लेता है और इसे उपयोग करने के लिए एक कंप्लीट कार्यक्रम के लिए एक इन मेमोरी रूप में रूपांतरित मतलब एक तरह से होता है ना, स्थानांतरित और रूपांतरित मतलब रूप में परिवर्तित करना, रूपांतरित करता है। पार्सर का उपयोग सॉफ्टवेयर में हर जगह किया जाता है। XML पार्सर एक पार्सर है, इसमें इसे XML को रीड करने और XML का उपयोग करने के लिए एक रास्ता बनाने के लिए बनाया गया है। यह विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जो पार्सर है, तो सिंपल सा अगर इसका डेफिनेशन समझे तो XML पार्सर की एक लाइब्रेरी है। इनको XML दस्तावेज स्कीमा की जांच करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है, और यहाँ पे और भी चीजें आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे RSS बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। RSS का मतलब क्या होता है, तो इसका अगर फुल फॉर्म की अगर बात करें तो रियली सिंपल सिंडिकेशन। क्या है रियली सिंपल सिंडिकेशन? अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ कि आप लोग अक्सर ब्लॉग पढ़ते होंगे। ब्लॉग मतलब कुछ गूगल में सर्च करते हैं, फिर उसका थ्योरी कॉन्सेप्ट रहता है, तो इसके स्क्रॉल करके पढ़ते चले जाते होंगे। तो ये कोई ना कोई वेबसाइट अपलोड करती है सारे ब्लॉग, और किसी भी चीज़ चाहे स्टोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो कोई यहाँ पे वेबसाइट ओनर होगा, वो इस पोस्ट को लिखेगा, फिर बाद में उसे पब्लिश करेगा। तो यहाँ पे RSS का मतलब क्या है कि ये यूजर और जो इसके ऑनर होते हैं मतलब डेवलपर है, उनके बीच में होता है ये RSS। मतलब ऐसा होता है कि ये RSS का मतलब सिंपल से ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कि आप एक तरह से जैसे किसी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो वहां पे सब्सक्राइब करते हैं, तो जैसे सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो जब भी उनके द्वारा कोई वीडियो अपलोड की जाती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। तो जिससे अगर आप उस वीडियो को देखने में इच्छुक हैं तो तुरंत आप क्लिक करके उस वीडियो को देखने लगते। तो सेम ऐसे ही अगर किसी वेबसाइट को सब्सक्राइब करना हो तो वहां पे RSS फीड अप्लाई किया जाता है और यूजर उसमें अपनी ईमेल के द्वारा उससे सब्सक्राइब कर लेता है। जैसे कोई पोस्ट पब्लिश होती है तो वहां पे यूजर के पास नोटिफिकेशन आ जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सा RSS के फॉर्म में इस तरह से समझ सकते हैं। तो RSS को पूर्ण रूप से रियली सिंपल सिंडिकेशन कहा जाता है। यह वेबसाइट डेवलपर्स और विजिटर दोनों के लिए हेल्पफुल होने से इसकी पब्लिसिटी बढ़ती ही जा रही है। इंटरनेट में लाखों यूजर्स इसका उपयोग बड़ी आसानी से कर रहे हैं। RSS के द्वारा आप अपने फेवरेट वेबसाइट के सभी अपडेट को बड़ी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। RSS फीड आपको अपनी पसंद की वेबसाइट पर नए कंटेंट अपडेट होने की इंफॉर्मेशन डायरेक्टर आपके ईमेल पर पहुंचा देगा। तो ये यहाँ पे RSS का सिंपल सा मतलब ये है जो मैंने आपको बताया। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, रियली सिंपल सिंडिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पार्सर भी समझा और RSS के बारे में भी समझा और नेम स्पेस के बारे में समझा। ये अक्सर डायरेक्ट इस तरह से 5 नंबर में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। 5 नंबर के अंदर ये 2-2 नंबर में क्वेश्चन या एक नंबर पे पूछे जाएंगे, मतलब एक टिप्पणी के फॉर्म में कि नेम स्पेस क्या होता है, अपने बारे में सुझाव दीजिए, पार्सर क्या होता है, RSS क्या होता है, RSS के बारे में बताइए। तो सिंपल ये है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा आ जाता है JSN मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। क्या है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो यहाँ पे RSS के बाद अब यहाँ पे
जो हमारा XML था, यहाँ से XML के जो थ्योरी पॉइंट है यहाँ से RSS के बाद खत्म होती है। इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है वो है JSN, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे इसके बारे में कि पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट ही होने वाला है और आपके एग्जाम में थ्योरी मोस्टली पूछी जाएगी इस यूनिट से, और थ्योरी में भी यही सारे पॉइंट रहेंगे जो मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किया है। तो यहाँ पे मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, और साथ में पढ़ाई जरूर करते रहिए क्योंकि एग्जाम आपके पास एग्जाम बहुत जल्दी आने वाले हैं और ज़्यादा टाइम बचा नहीं है ना। तो पूरी प्लेलिस्ट भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, एक प्लेलिस्ट एक ऑर्डर में पढ़िए, बाकी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, थैंक यू।